सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक अच्छी और शानदार रणनीति के साथ, बड़े जोश और जुनून के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। मित्रों, अब कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो वॉइस के बारे में किया था। आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए वॉइस का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। हाँ, हम आज की क्लास में आप सभी के लिए वॉइस का 3rd पार्ट लेकर के आ रहे हैं। तो इस पार्ट 3 को बड़े पैसेंस के साथ, बड़ी समझ के साथ पढ़ते हुए अपने इस वॉइस चैप्टर को पूरा समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा वो आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको एक अच्छी तैयारी के साथ आपको मिल सकें। साथियों, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो कल हमने बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बदलने के लिए जनरली 5 नियम होते हैं, 5 रूल होते हैं और उनके ऊपर डिस्कस करने के बाद में हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से अपन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलते समय किस प्रकार से उसकी वर्ब में चेंज करते हैं। वर्ब में चेंज हमने कल देखा था। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। जैसा कि सब बच्चों को पता है, सब विद्यार्थियों को पता है, दोस्तों को पता है कि जनरली सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें जो पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को अपन अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और निगेटिव भी बोल सकते हैं। जब भी अपने पास में कोई सेंटेंस आता है और उस सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अपने पास में एस है, वी है, ओ है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो उस सेंटेंस का पैटर्न जनरली कैसा होता है? असर्टिव होता है। ध्यान रखें, जिस सेंटेंस के बिगिनिंग में एस होगा, वी होगी, ओ होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अंत में फुल स्टॉप होगा, वो सेंटेंस किस तरह का होगा? असर्टिव सेंटेंस। तो इस असर्टिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं तो देखते हैं। यदि अपने पास में एस है, वी है, ओ है, कहने का मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। उसके बाद में बी का मतलब होता है वर्ब चेंज करते हैं। ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी टेंस चेंज नहीं करते, केवल वर्ब का जो एस्पेक्ट होता है, टेंस का जो एस्पेक्ट होता है वो चेंज किया जाता है। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जनरली हम बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे
कि जो पहला सेंटेंस है उसमें सी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है। तो यदि अपने को इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। अब आगे सबसे काम की बात यही है, एस या ई एस वाली वर्ब, कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें जो सिंग्स दे रखा है वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, वर्ब है, उसको अपन अगले टेंस में बदलते हैं। तो कल की क्लास में आपको बताया गया था कि एस या ई एस, डू, डज और फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब को इजारे में बदलते हैं। तो हमने किसका यूज किया, सॉन्ग्स प्लूरल है उसके गुणन में आर का यूज किया है। फिर तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर चौथा नियम बाई का प्रयोग, और पांचवा नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। और कल की क्लास में हमने देखा था कि आई का मी बनाते हैं तो सी का क्या बना दिया, हर बना दिया। क्या आपको इतना समझ में आया? एक बार फिर से देख लें। इस सेंटेंस में सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। इसके बाद में एस या ई एस वाली जो वर्ब है उसको इजारम में चेंज कर दिया गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई। फिर इसके बाद में प्रेपोजिशन बाई लगा दिया गया, और उसके बाद में अंत में सी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हर लिख दिया गया और फुल स्टॉप लगा दिया गया। इतना समझ आने के बाद में अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए इनके सल्यूशन को मैंने ब्लैंक रखा है, तो आप सबसे पहले सेंटेंस की तरफ देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। आपको समय दिया जाता है, इस पहले सेंटेंस का आंसर बताने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला वर्ड होगा इस सेंटेंस में सी क्या है, सब्जेक्ट है, डज नॉट प्ले वर्ब है और चेस ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब अपन आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले अपन बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, कहने का मतलब चेस। फिर डू नॉट, डज नॉट इजार में चेंज होता है, चेस सिंगुलर है तो इज। सेंटेंस में नॉट भी है तो आप भी नोट का प्रयोग करें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म बनेगी प्लेड, और चौथा नियम होगा आपका बाई, और उसके बाद में सी का बना देंगे हर। क्या आपने ऐसे ही बनाया है? एक बार फिर से आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा चेस इज नॉट प्लेड बाय हर। इसी तरह से अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका ए बुक। इसके बाद में वर्ब आई है इज, तो आप बताइए इजारम को किस में चेंज करेंगे? इजारम को चेंज करेंगे अपन इजारम बीइंग में। तो बुक सिंगुलर है तो इज बीइंग। फिर बनाएंगे अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और उसके बाद में लगाएंगे अपन बाई, और इसका सब्जेक्ट सी, तो सी का बना देंगे हर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर। समझ आया? इसी सीक्वेंस में अपन तीसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, इस सेंटेंस को आप फटाफट बनाइए। आंसर होगा ए स्टोरी। अब एम है तो आप एम नहीं लगाएंगे, स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इज आर एम किस में चेंज होगा? बीइंग में। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, चौथा नियम बाई, और आई का मी।
आई होप आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही होगा, जो आपने जवाब दिया है वो सही होगा। इसी तरह से हम इस लास्ट वाले सेंटेंस को एक बार बनाते हैं। जो पीछे सेंटेंस रह गए इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरे सेंटेंस को अपन देख रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है यू स्टोल माई पर्स। यू स्टोल माई पर्स। तो आंसर होगा, ऑब्जेक्ट कौन है? माई पर्स। ध्यान रखें, पर्स नहीं, पर्स। स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वोज। स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अगले वाले बाई, और यू का हो जाएगा यू। समझ आया? यू स्टोल माई पर्स, इसका पैसिव वॉइस होगा माई पर्स वॉज स्टोलन बाई यू। ऐसे ही अपन एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस अपने पास में है, लास्ट वाला सेंटेंस देखें, ये वाला सेंटेंस देखें। सी कैन स्पीक इंग्लिश। सारे साथी, सारे विद्यार्थी इसका आंसर बनाएं। सी कैन स्पीक इंग्लिश। जल्दी कीजिए, आंसर बनाइए। जितनी फुर्ती के साथ आंसर आप बनाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर कर पाएंगे, और एग्ज़ाम हॉल में भी आपको इसमें सहूलियत मिलेगी, इससे बेनिफिट होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, इंग्लिश कैन। क्या कैन का कुड कर दिया जाए, या कैन का क्या नहीं रखा जाए? कुछ विद्यार्थी करें कैन का कुड होना चाहिए, लेकिन कैन का पैसिव वॉइस में कैन का कैन ही रहता है, वो नरेशन में होता है। इसमें कैन का कैन ही रहेगा, और आगे वर्ब लग जाएगी बी। आपको बताया मॉडल वर्ब के साथ बी का प्रयोग होता है, कैन बी। और स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। उसके बाद में बाई, और सी का हो जाएगा हर। और आंसर होगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हर। सही है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से आप क्वेश्चन नंबर जो टिक लगाया गया है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। यू कुड हेल्प द पुअर। यू कुड हेल्प द पुअर। यू कुड हेल्प द पुअर। आंसर होगा द पुअर कुड, मॉडल है बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू। समझ आया? यू कुड हेल्प द पुअर, आंसर होगा द पुअर कुड बी हेल्प्ड बाई यू। तो फिर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है इसके लिए, आंसर फटाफट करें। पूरा दिमाग लगाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बना लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा, द कार कुड है, तो आप भी रखेंगे कुड, द कार कुड। अब कुछ स्टूडेंट्स इसके साथ में बी लगा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। कल की क्लास में आपको लिखाया गया था कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बिल लगाना है, बी लगाना है, लेकिन मॉडल के साथ हैव हो और आगे थर्ड फॉर्म हो तो मॉडल का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बल्कि हैव का पैसिव वॉइस बनेगा, और हैव का पैसिव वॉइस बनेगा बीन।
आंसर होगा द कार कुड हैव बीन बॉट बाई हर। आंसर समझ में आया? द कार कुड हैव बीन बॉट बाई हर। यहां से एक बात समझ में आई कि कुड हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो आंसर कुड बी का होगा थर्ड फॉर्म के साथ, और कुड हो प्लस साथ में हैव हो तो आंसर हैव के आगे बीन लगा के बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आई होप दोनों में आपको कुछ समझ आया होगा। दोबारा से कभी भी गलती ये ना करें कि कुड के साथ में हैव हो तो आप बी लगा दें, बल्कि आगे बीन का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप स्टार्ट कीजिए। आंसर बना रहे होंगे। ए बुक इज बीइंग रेड बाई हर। ये जिस किसी ने भी ऐसा आंसर बनाया उसका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। इस सेंटेंस में इज आर एम के बाद में बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। यदि आपने कल वाली क्लास को अच्छे से गौर से देखा है तो आपने वहां पे देखा होगा, यदि सेंटेंस में कौन हो, यदि सेंटेंस में टू प्लस V1 हो, यानी टू इन्फिनेटिव हो, तो उसका पैसिव वॉइस टू बी और थर्ड फॉर्म से बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होगा। आंसर कुछ इस तरह से होगा, ए बुक इज टू बी रेड बाई हर। आंसर होगा ए बुक इज टू बी रेड बाई हर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, फिर से गलतियां करेंगे आप। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ए कार इज बीइंग, क्योंकि उनको गोइंग भी दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रहा है, लेकिन आगे गौर कीजिए टू बाई भी है, तो इसका पैसिव वॉइस केवल टू बाई के बी और बाई का थर्ड फॉर्म बनाने से हो जाएगा, और पैसिव इस तरह से होगा, a car is going to be bought by her. A car is going to be bought by her. यहाँ पे एक टीचर्स ग्रेड थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार फोनेटिक्स में, CAR वर्ड लिखा गया है CAR, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो इसका प्रोनाउंसिएशन है का, न कि कार बल्कि का। ऐसा ही प्रश्न कई बार ऐसे आता है परीक्षा में, CARD, कार्ड नहीं है ये, कार्ड, कार्ड। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में कई बार आ सकता है CURD, ये कार्ड नहीं है, ये कार्ड भी नहीं है, यह है कर्ड, इसका फोनेटिक्स होगा कर्ड, कर्ड होगा। ये उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा है जो टीचर ग्रेड थर्ड और सेकंड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन जिनके सब्जेक्ट में है, उन्हीं को ये समझ आ रहा है।
और उन्हीं को केवल अभी समझना है, क्योंकि बाकी कंपटीशन एग्जाम में ये फोनेटिक्स टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो आपको पहला जो असर्टिव सेंटेंस बताया था उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। असर्टिव में ही अपना एक नया क्वेश्चन आता है। जैसे मैं सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सेंटेंस आंसर मैंने डिलीट कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने पूछा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आपने बताया श्री है। गेव क्या है, वर्ब है। राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अर्थात डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो उसके पैसिव भी दो तरह से बनते हैं, पैसिव 1 और पैसिव 2। यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पैसिव भी डबल टाइप से बन सकता है। एक टाइप अपन जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसको जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया है। आपको जब मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन बताई थी, पहचान बताई थी, तो उसमें आपको ये बताया था कि सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनमें इनका जो पोजीशन होता है वो इनडायरेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट बाद में आता है। खैर ये उल्टा भी हो सकता है, बीच में यदि अपन प्रेपोजिशन लगा दे तो। लेकिन अभी अपने को इतना ही जानना है, तो जो दिया गया सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस क्या क्या से स्टार्ट हो सकता है, किस किस से बन सकता है। तो एक बार गैस कीजिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। ए बुक भी है और राहुल भी है, तो अपन राहुल से भी आंसर बना सकते हैं और ए बुक से भी आंसर बना सकते हैं। तो एक बार आपको सिखाया जा रहा है, आप ध्यान से गौर से देखिए। कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बाकी कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में जैसे एलडीसी के एग्ज़ाम में भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि सेंटेंस में अपने पास में कितने ऑब्जेक्ट हों, दो ऑब्जेक्ट हों। एक बार देखिए, सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हों, दो ऑब्जेक्ट हों, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे डबल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, डबल ऑब्जेक्ट। बताइए डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यदि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, डबल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इतना समझ में आया। डबल ऑब्जेक्ट क्या है, एक से ज़्यादा क्या आना, ऑब्जेक्ट आना, क्या कहलाता है, डबल ऑब्जेक्ट। अब यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, किस तरह से होगा, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। सेंटेंस में यदि डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो उसका पैसिव वॉइस दो तरह से बनाया जा सकता है। अब पैसिव वॉइस 1 यदि अपन किसको मान रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में अपन वर्ब को चेंज कर देंगे, उसके बाद में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देंगे, और उसके बाद इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। फिर अपन प्रेपोजिशन बाई लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये जो पहला वाला जो तरीका है वो वेरी इजी है, बहुत आसान है। एक बार आप फिर से बताइए। सबसे पहले किसको लगाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, फिर क्या लगाएंगे, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्रेपोजिशन, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जो दूसरा टाइप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा गया, पहला लिखा गया, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में क्या लिखी गई, वर्ब, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों रूल ऊपर वाले जो तरीका था उसमें भी आए थे और इस वाले में भी आ रहे हैं। लेकिन यदि अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन बाद में लिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये क्रॉस बन रहा है। यदि डायरेक्ट को पहले,
इनडायरेक्ट को बाद में। यदि ऐसा क्रॉस बन जाए तो आपको बीच में टू या फोर का प्रयोग करना है, टू या फोर का प्रयोग करना है। बाकी आगे प्रेपोजिशन बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बना देंगे। एक बार दोबारा से देखिए, पहले वाले तरीके से हमने पहले किसको लिखा, पहले वाले तरीके से हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा और फिर थर्ड फॉर्म के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। क्या ये ऑब्जेक्ट आपस में क्रॉस हुए? नहीं हुए। इसका मतलब आपको बिना टू या फोर के बनाना है, बिना टू या फोर के बनाना है। और यदि पहले आप कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, गौर कीजिए एक बार, यदि आप पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, यदि आप पहले लगा रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्रॉस हो गया, तो बीच में टू और फोर का प्रयोग करें। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। पहला जो एग्जांपल है वो इस पर पूरी तरह से लागू होता है और ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में आता रहता है। दिख रहा होगा सबको, देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, पहले एक्टिवर्स का सब्जेक्ट मोहित, ऑफर्स क्या है, वर्ब, मीना क्या है, ऑब्जेक्ट, और गिफ्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले आप बताइए मीना जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, बताइए मीना जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो गिफ्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस में गिफ्ट को जिसने रिसीव किया है, रिसीव किसने किया, मीना ने, तो इसका मतलब मीना रिसीवर है और रिसीवर हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात याद हो गई कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है वो हमेशा कौन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि इस तरह से भी नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए आप, इस सेंटेंस में एक तो क्या का जवाब आ रहा है, एक किसे का जवाब आ रहा है, क्या किसे। तो क्या का जवाब कौन दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। ऑफर किया, क्या ऑफर किया, गिफ्ट, इसका मतलब ये क्या का जवाब दे रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे गिफ्ट किया, मीना को किया, किसे का जो आंसर रहता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या आपको इतना समझ आया, बताइए फिर इस सेंटेंस में मीना कौन सा ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में मीना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मीना कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और गिफ्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले अपन इनडायरेक्ट से बनाते हैं, तो क्या, अब इधर से देखिए, इनडायरेक्ट को पहले लिखा, डायरेक्ट को बाद में लिखा, तो क्या ये क्रॉस हुए आपस में, नहीं हुए ना, तो आपको टू का प्रयोग या फोर का प्रयोग नहीं करना है। देखिए आंसर इस तरह से होगा, पहले सेंटेंस में अपन तरीका बना रहे हैं, आंसर बना रहे हैं, तो मीना को लिख दिया, एस या ईएस वाली वर्ब है तो इजारे में चेंज हो गया, ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड हो गई। फिर तीसरे नियम के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर वही चौथा नियम बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। समझ आया, चलिए इसको अपन दूसरे तरीके से बनाते हैं। अपन बना रहे हैं कि गिफ्ट को पहले लिख रहे हैं, तो पहले हमने गिफ्ट लिख दिया, अब एस या एस को इजारे में चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। देखो इधर पहले गिफ्ट और मीना बाद में, तो क्रॉस हो गए, तो बीच में किसका प्रयोग हो गया, टू का। फिर आगे टू के बाद ऑब्जेक्ट को लिख दिया और आगे बाय प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्या आपको समझ आया, यदि आपको समझ आया तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लिख रहे हैं आप, देखिए
इसका पहला जो जवाब है वो इस तरह से है। सबसे पहले श्री सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, राहुल ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। राहुल कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट। बुक कौन सा? डायरेक्ट। तो पहले अपन किससे बना रहे हैं? पहले अपन बना रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, राहुल से। तो आंसर होगा राहुल गेव V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज गेव की थर्ड फॉर्म, गिवन। अब आगे क्या लगाएंगे अपन? बाई। राहुल वॉज गिवन बाई। नहीं नहीं, बाई नहीं लगाएं, पहले देखिए कौन है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखिए ए बुक, फिर आप प्रयोग करें बाई का और फिर आप लिख दें श्री। और क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा राहुल वाज गिवन ए बुक बाई श्री। राहुल वॉज गिवन ए बुक बाई श्री, सही हुआ आपका। और इसका जो दूसरा जवाब है वो इस तरह से है कि इसका सब्जेक्ट है। अब की बार अपन किसको बना रहे ऑब्जेक्ट? ए बुक को। तो ए बुक गेव V2 है, वॉज गेव की थर्ड फॉर्म, गिवन। अपन बुक से बना रहे हैं, इसका मतलब बुक हमने पहले लिखा, अब राहुल को बाद में लगा रहे हैं। अपन राहुल को अब लगाएंगे यहाँ पे। तो यदि अपन क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में किसका प्रयोग करेंगे? टू का। आंसर होगा ए बुक वॉज गिवन टू राहुल बाई श्री। ए बुक वॉज गिवन टू राहुल बाई श्री। समझ आया कुछ? देखिए इसी क्रम में अब आगे अपन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो रूल है वो बहुत कम बच्चों को समझ आता है, यानी बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ये वाला रूल पढ़ा है। देखिए सेंटेंस में माई मदर सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और फूड ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं? डबल ऑब्जेक्ट हैं। अब बताओ डबल ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव कितने बनेंगे? बताइए पैसिव कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। लेकिन चलिए फिर बताइए 2 बना रहे हैं तो हम एक बार पहले फूड से बना देते हैं। फूड से बना दिया तो क्या आया? फूड। SEIS है तो IJRM में चेंज कर दिया, इज। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। अब इस वाले मीनिंग में 2 का मीनिंग नहीं आ रहा, इस वाले सेंटेंस में 2 का मीनिंग नहीं आ रहा, 4 का मीनिंग आ रहा। 4 का मतलब आप जानते हैं, 4 का मतलब होता है हिंदी में के लिए। के लिए हिंदी में देखिए कैसा है? माई मदर कुक्स मी फूड, यानी मेरी माँ मेरे लिए भोजन पकाती है, मुझे नहीं मेरे लिए भोजन पकाती है। मुझे भोजन पकाती है नहीं होगा, मेरे लिए। तो लिए के लिए किसका प्रयोग हो गया? 4 का। यानी यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। दोबारा से आंसर देखें, फूड इज कुक्ड फॉर, और मी का मी लिख देंगे। अब कई बच्चे यहाँ पे मी को आई करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है तो मी का मी रहेगा। फिर अपन आगे क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, चौथा रूल। और 5वां सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट माई मदर लिख देंगे। अब इसका आंसर कुछ विद्यार्थी इस तरह से भी बनाएंगे। देखिए इधर कुछ विद्यार्थी इसका आंसर होगा इस तरह से बनाएंगे, फूड इज, सॉरी दोबारा से देखिए, फूड नहीं, जो दूसरा टाइप का है क्या? आई वाला, आई। अब आई के साथ इजारे में से क्या लगेगा? एम। कुक्ड, आई एम कुक्ड। अब कुक्ड इसको आई बना दिया, इधर आ गया। फूड को अपन लाएंगे इधर ऑब्जेक्ट को, तो आई एम कुक्ड फूड। आगे लिख देंगे बाई माई मदर। क्या इस सेंटेंस का आप हिंदी बना सकते हैं? कितना मज़ेदार हिंदी बना दिया आप लोगों ने। आई एम कुक्ड, मुझे पकाया जाता है, बाई माई मदर, मेरी माँ के द्वारा।
साथियों पकाया भोजन को जाएगा, आपको नहीं। इसलिए इस सेंटेंस को यदि अपन कौन से ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, आई से बना रहे हैं, तो इसका मीनिंग हो जाएगा गलत। इसलिए ये सेंटेंस का आंसर भी हो गया गलत। अब एक बात आपको ध्यान दे के सुननी है, यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, कितने ऑब्जेक्ट हो, डबल, और उस सेंटेंस में किसका मीनिंग आ रहा हो, फोर का। फोर का मतलब के लिए, दोबारा से सुनिए, सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, फोर का मीनिंग आ रहा है, के लिए का मीनिंग आ रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस केवल एक ही बनेगा, और वो किससे बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा उससे बनेगा। तो आंसर सही क्या होगा, फूड इज कुक्ड फॉर मी। फॉर क्यों लगाया पता चल गया, के लिए, और बाय माई मदर। चलिए फिर इस सेंटेंस का आंसर दीजिए। सेंटेंस का हिंदी कुछ इस तरह से है, राहुल बोट दीपक ए बुक। राहुल ने दीपक के लिए एक बुक खरीदी, पुस्तक खरीदी। के लिए का मीनिंग आ रहा है, के लिए। अब तो के लिए क्या लगाएंगे, फोर, और फोर लगाएंगे तो किससे बनेगा पैसिव वॉइस, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यदि आप इसको बना देंगे दीपक वाज बोट, तो इसका मतलब हो जाएगा दीपक को खरीदा गया, जबकि खरीदी क्या गई है, बुक। डबल ऑब्जेक्ट हैं, फिर भी इसका आंसर केवल कौन से वाले ऑब्जेक्ट से बनेगा, डायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट से, बाद वाले ऑब्जेक्ट से। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा, ए बुक, ये बॉट सेकंड फॉर्म है, वॉज बॉट की थर्ड फॉर्म, बोट ही रहेगी। आगे ए बुक वॉज बोट किसके लिए, दीपक के लिए, तो फॉर दीपक। अब किसके द्वारा, बाई राहुल, फॉर दीपक बाई राहुल। तो ये वाला जो आंसर है ना, वो वाला आंसर सही है। यदि आप इसको दीपक से बनाओगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आई होप जितना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, शायद उतनी ही अच्छी तरीके से आप इसको ग्रहण कर रहे होंगे, आप इसको समझ रहे होंगे। तो आगे अपने पास में कुछ और भी रहेंगे, कुछ और रूल भी रहेंगे, और रूल में मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल अब नेक्स्ट वाला अपन पढ़ने वाले हैं, वो बहुत आसान सा रूल है, और इसका पैसिव वॉइस भी बड़ा आसान है। जैसे मैं किसी से पूछूं इस लास्ट सेंटेंस का आंसर क्या होगा, अगली क्लास में हम इसी क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आप बता दीजिए इस लास्ट वाले सेंटेंस में दे क्या है, सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या है, वर्ब, हिम और मैनेजर क्या है। बताइए, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और मैनेजर क्या है, बताइए, मैनेजर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल गलत। इस सेंटेंस में हिम के बाद आने वाला जो मैनेजर वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नई बला क्या आ गई, तो ये नई बला है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। चलो कॉम्प्लीमेंट से मुझे एक नया शब्द याद आया, चलिए फटाफट पहले ये बताइए। एक वर्ड है COMPLIMENT, और एक है COMPLEMENT। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर बताइए। स्पेलिंग का अंतर नहीं, इसके मीनिंग का अंतर बताइए। मीनिंग में क्या डिफरेंस है, अर्थ में क्या अंतर है। चलिए अब इधर देखिए, पहले वाला जो वर्ड है उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट अपने साथ क्या लेगा, एस, क्योंकि कंप्लीमेंट्स का मतलब होता है कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। कंप्लीमेंट्स, उसने मेरे बर्थडे पर मुझे बहुत सारी कंप्लीमेंट्स दी, बधाइयाँ दी। जबकि जो दूसरा वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट, कंप्ली नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, और इसका हिंदी अर्थ था पूरक।
क्या? पूरक। जो किसी की पूर्ति करता है वो पूरक है। तो इस वाले सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि दे सब्जेक्ट है। देखिए इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है और इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और मैनेजर कॉम्प्लीमेंट है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बताइए सबसे पहले किसको? एक बनेगी या दो? एक बनेगी या दो? ये कन्फ्यूजन आपके लिए कल तक की क्लास के लिए रखा जाता है। कल की क्लास में अपन देखेंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आशा करता हूँ कि इसी तरह से मैं और आप कंटिन्यूटी बनाए हुए इस चैनल को अपन जारी रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो लोग जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इस चैनल पर ज़रूर बनाए रखें। और इस चैनल को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बने रहिए आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के साथ, बने रहिए राकेश जांगिड़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।